ठीक है। तो आज का बेसिक हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमें चर्चा करनी है वो बेसिकली पहले तो है हाइजेंस प्रिंसिपल। एंड हाइजेंस प्रिंसिपल के बाद हम लोगों को बेसिकली डील करना है विद द टर्म पोलराइजेशन। तो ये भी एक अलग सेक्शन रहेगा। तो शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। चलिए लेट अस बिगिन। someone else is joining। कई बच्चे अभी मैसेज भेज रहे हैं ज्वाइन करने को ग्रुप में। 3 दिन से बोला हुआ है जबकि मैंने। खैर चलिए लेट अस बिगिन। एक एक करके आ रहे हैं। Okay. So once again, very good afternoon, everyone. Let us begin the topic. हाइजेंस थ्योरी एक्चुअली में एक वेव थ्योरी है और उसके बारे में आज के डिस्कशन आज के लेक्चर में हमें चर्चा करनी है। कई लोग इसको चैप्टर के पहले पढ़ाते हैं, कई लोग एंड में पढ़ाते हैं। हालांकि थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें मतलब इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है जैसे कि अपन ने अभी देखी थी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में या फिर डिफ्रैक्शन वगैरह में जो था। तो एक सिंपल सा केसेस है। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन एक बार फिर से आए, यहाँ भी कूद पड़े और उन्होंने एक थ्योरी दी अपनी जो लाइट के नेचर को बताने की काम करती थी। एक्चुअली में पहले जब तक पता नहीं था लोगों को, लाइट का नेचर बहुत ही एक तरीके से कंफ्यूजिंग था लोगों के लिए। पीपल वर नॉट श्योर कि लाइट एक्चुअली में है क्या। सम यूज टू से कि वो वेव है, सम यूज टू से कि वो पार्टिकल है। ऊपर से न्यूटन ने अपनी थ्योरी दे दी। तो न्यूटन की जो सबसे पहली थ्योरी थी दैट वाज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि न्यूटन ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल, और ये 1675 में आई थी, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है अपने लिए फिलहाल, बट 1675 में न्यूटन ने ये थ्योरी दी थी। और उनका ये कहना था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज कॉर्पस्कल्स। और ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ये इलास्टिक होते हैं नेचर में, मासलेस होते हैं। और ये पार्टिकल्स जब किसी भी सरफेस पर टकराते हैं तो वो इल्यूमिनेट करते हैं उस सरफेस को, जिसकी वजह से हमें वो सरफेस दिखाई देती है। ये कुछ वैसा है, आप लोगों ने रियल लाइफ में टॉर्च देखी हो अगर, जैसे आपने अंधेरे में कभी, अंधेरे से भी अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग सभी थिएटर में तो गए हैं, सभी लोग सिनेमा हॉल में तो गए हुए हैं, मल्टीप्लेक्स वगैरह में। वहां आपने प्रोजेक्टर की का जो रिफ्रेक्शन होता है, ऐसा कह दीजिए कि प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है जो स्क्रीन पर पड़ती है, उसको कभी देखा है सभी ने? कभी ना कभी देखा होगा, देखा है? सबने देखा है। उसमें कुछ अलग दिखता है? क्या दिखता है उसमें? एक रेक्टेंगुलर टाइप का प्रोजेक्शन दिखता है हमको, जो स्क्रीन की तरफ जा रही है रोशनी, जैसी अंधेरे कमरे में केवल एक वही लाइट जा रही होती है। उसमें कुछ दिखता है आपको? क्या दिखता है? डू यू सी एनीथिंग इन दैट? ऐसा फील होता है ना जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो आपने अगर मतलब, मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ऐसा कुछ रहता था कि प्रोजेक्टर का ये अगर विंडो है तो यहां से 3D में ऐसे लाइट जाती थी और इस रीजन में हमें दिखाई देते थे कुछ पार्टिकल्स, है ना। यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे कुछ फील होते थे। तो ये जो पार्टिकल्स होते थे, ये पार्टिकल्स जनरली सभी को दिखते थे। तो अभी भी मतलब जैसे अगर आप रात में अंधेरे में टॉर्च जलाओगे और उस टॉर्च को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसी तरह के पार्टिकल्स दिखाई देंगे। तो न्यूटन को क्या लगा कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं यही हमारे कॉर्पस्कल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स जब किसी सरफेस पर टकराते हैं तब जाकर वी कैन से कि हमको कोई भी चीज दिखाई देती है।
तो उस बेसिस पर उन्होंने ये एक बेकार सी थ्योरी दी थी विच इज कॉल्ड एज कॉर्पेस्कुलर थ्योरी या न्यूटन्स कॉर्पेस्कुलर थ्योरी। ठीक है, अब हर लाइट सोर्स जो होता है वो इन पार्टिकल्स को एमिट करता है, ऐसा न्यूटन ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कुछ, हालांकि सभी समझते हैं कि ये एक थ्योरी बेकार थ्योरी थी, बट एट द सेम टाइम न्यूटन ने दी थी तो इसीलिए कोई कुछ कह नहीं सकता था इसके बारे में। तो उनका पहला पॉइंट क्या था न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी का कि कॉर्पस्कुलर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो अलग अलग मीडियम में उनकी स्पीड जो है वो अलग अलग होती है। यहाँ कई सारी अजीब चीजें कही थी न्यूटन ने, क्योंकि ये पूरी पूरी तरह से थ्योरेटिकल थ्योरी थी। तो उनका कहना था कि एवरी लाइट सोर्स emits tiny particles called corpuscles. Every light source emits tiny particles called corpuscles। एक सेकंड रुकना, called corpuscles। ठीक है, हर लाइट सोर्स इन टाइनी पार्टिकल्स को एमिट करता है जो कॉर्पस्कल्स होते हैं, एंड व्हेन these particles strikes a surface they illuminate it। ठीक, तो हर लाइट सोर्स जो होता है वो एमिट करता है पार्टिकल्स को जिनको हम कॉर्पस्कल्स कह रहे हैं, और जब ये पार्टिकल्स सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं तो ये उसको इल्यूमिनेट कर देते हैं। पहला पॉइंट उन्होंने ये दिया था। दूसरा ये था कॉर्पस्कल्स जितने भी हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं जिनकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होती है। ठीक है, तो कॉर्पस्कल्स ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये एक और पॉइंट था इनका कि कॉर्पस्कल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। यहां न्यूटन ने एक ब्लंडर कर दिया था। उनका कहना था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। उल्टा कह गए थे वो। उनका कहना था कि जो वाटर में जो लाइट है उसकी स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। यहाँ v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये न्यूटन से एक गड़बड़ी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि जो अलग अलग कलर्स के लाइट रहती हैं उनमें कॉर्पस्कल्स का शेप और साइज भी अलग अलग होता है। तो हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में इस थ्योरी को नहीं देखना है हमें, तो केवल मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो उनका सिंपल ये कहना था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ कॉर्पस्कल्स, और ये जो कॉर्पस्कल्स होते हैं ये कॉर्पस्कल्स ट्रेवल करते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर, और जब ये कॉर्पस्कल्स किसी सरफेस पर टकराते हैं तो उसकी टक्कर के कारण हमको कोई भी इल्यूमिनेशन ऑब्जर्व होता है। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं कॉर्पस्कल्स, और अलग अलग कलर की लाइट के जो कॉर्पस्कल्स होते हैं उनके शेप अलग अलग होता है। सो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ कॉर्पस्कल्स। ये भी लिख ही देता हूं, डिफरेंट colors of light has different shapes and sizes of corpuscles। जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, पहली बात तो ये भाई साहब कि तुमको कितने दिन से बोला हुआ है मैंने कि जिस नंबर पर लिंक चाहिए आपको ग्रुप की उससे व्हाट्सएप भेजो। लास्ट मोमेंट का वेट क्यों करते हो तुम लोग हैं? अभी का वेट कर रहे थे कि अभी जब मैं सेंड करूं, लेक्चर के टाइम पे सेंड करूंगा मैं लिंक्स। थोड़ा सा सिंसियरली काम किया करो, मजाक में मत लो चीजों को। ठीक है, तो ये न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी थी और बहुत ही बकवास थ्योरी थी। अच्छा, इसी सेम समय पे एक डच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था हाइजन। वो लाइट के वेव थ्योरी होने का दावा कर रहे थे।
तो जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर है। तो उस समय उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कमाल की बात देखो, इसी एरा में यानी 1678 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी, लेकिन उनकी थ्योरी को किसी ने माना नहीं था। नो वन ट्रस्टेड हिज थ्योरी। द रीजन वाज क्योंकि सामने कंपटीशन में न्यूटन की थ्योरी थी। आप समझ सकते हैं न्यूटन की थ्योरी एकदम वाहियात थ्योरी थी, सुपर बकवास थ्योरी थी, लेकिन उसके बाद भी हाइजन की थ्योरी को उतनी मान्यता नहीं मिली और करीब 15-20 साल तक, काफी समय तक, मतलब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1890 या 1870 ऐसे कुछ आसपास पहली बार किसी को ये समझ में आया था कि भैया ये जो थ्योरी है ये गलत है। 1850 में पहली बार पता चला था। न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के फेल होने का बेसिक रीजन क्या था, क्यों ये फेल हुई, उसका रीजन ये था क्योंकि वो दो चीजें हमको नहीं बता पा रही थी। पहली कि इंटरफेरेंस ऑफ, तीन चीजें, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है और पोलराइजेशन कैसे होता है। कॉर्पस्कुलर थ्योरी से आप रिफ्लेक्शन वगैरह बता सकते थे, रिफ्रैक्शन बता सकते थे। रिफ्रैक्शन कैसे बताओगे कि अगर मान लो यहाँ पर मैं मीडियम चेंज कर देता हूँ, उनका कहना था कि वो पार्टिकल्स जो थे वो इस मीडियम में जाते थे और उनकी स्पीड चेंज हो जाती थी, उसकी वजह से वो पार्टिकल्स दूसरे मीडियम में थोड़े से अलग डायरेक्शन में जाने लगते थे। तो दे वर एबल टू एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, दे वर एबल टू एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, बट दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। करेक्ट। सो अनेबल टू एक्सप्लेन, कहीं जगह मिल रही है क्या? यहाँ लिख देता हूं, आप भावनाएं समझ जाना। दिस थ्योरी failed to explain the phenomena such as diffraction, polarization, and interference of light। और इसीलिए ये फेल हो गई, है ना। ये पहली बार फेल कब हुई, जब लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की। उनका कहना था कि ये जो थ्योरी है इसके अनुसार स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ज्यादा होती है और एयर में कम होती है, ये इनकी थ्योरी कहती थी। बट इन 1850 Foucault experimentally discovered that velocity of light in air is greater than velocity of light in water। आप देख रहे हो कितने सालों तक न्यूटन की थ्योरी पर लोग विश्वास करते रहे। यानी कि 1600, एक सेकंड, 1675 में पहली बार इनको थ्योरी रिलीज हुई थी और उसके बाद 1850 में, लगभग कितने 75 साल हो गए लगभग, है ना। हाँ 75 साल, 75 ईयर्स पीपल यूज टू ट्रस्ट कि भैया न्यूटन सही कह रहा है, जबकि उसी के 3 साल बाद जो थ्योरी आई थी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाइजन की वेव थ्योरी थी और उसको इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज न्यूटन का जो ओहदा था वो एक्चुअली साइंस की दुनिया में बहुत बड़ा था। तो हाइजन ने अपनी वेव थ्योरी दी और उनकी वेव थ्योरी क्या थी, अब हमें पहले ये, हालांकि ये भी पूरी तरह से सही नहीं थे हाइजन, इनके कुछ चीजें सही थी कुछ चीजें गलत थी। तो हाइजन की थ्योरी को अब हमें बेसिकली समझना है। मुझे बस एक सेकंड का टाइम दीजिए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ओके, आई एम बैक। चलिए, तो इस थ्योरी को जरा समझते हैं ध्यान से। हाइजीन की थ्योरी भी बहुत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कायदे से वैसे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, इसमें कुछ टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, हाइजीन का कहना था कि लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। हाइजीन से सेड दैट लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अब ये बड़ी गड़बड़ कर दी इन्होंने, क्योंकि जैसे ही इन्होंने ये कहा कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, तो इनके ऊपर सवाल फायर होने लगा कि फिर ये सन से लेकर अर्थ तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि मैकेनिकल वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए होती है। तो लाइट इज अ मैकेनिकल वेव, ये हाइजन ने कहा, और लोगों ने कहा कि मैकेनिकल वेव है तो इट रिक्वायर्स मीडियम। तो फिर लोगों ने पूछा कि सर फिर ये बताइए कि जो सन है हमारा, उस सन से ये रेज कैसे पहुंचती हैं अर्थ तक। अगर सन यहां पर है और अर्थ यहां पर है, तो हाउ डज दीज रेज ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ एज देयर इज नो मीडियम। तो फिर एक नई थ्योरी बनाई गई थी, जो काफी समय तक लोगों ने पहले मानी नहीं, फिर मानी, और चूंकि इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो सकता था साइंस, इसीलिए लोगों ने मान भी लिया इस थ्योरी को। उनका कहना था ईथर, वो थी ईथर्स थ्योरी। ईथर्स थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में, स्पेस में वैक्यूम नहीं होता, वहां एक मीडियम होता है जो कि बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट मीडियम है ना, और काफी डाइल्यूट है, काफी इलास्टिक है। एक ऐसा मीडियम सब जगह प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ईथर। ठीक है, सो ईथर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो यहाँ पर उनका कहना था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वैक्यूम है, यहाँ पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मीडियम प्रेजेंट है, और ये जो मीडियम है इसको हम ईथर कहते हैं, है ना, ईथर। ये कैसा है? वेरी डाइल्यूट एंड elastic medium, and this is present everywhere. He said that कि this very dilute and elastic medium is present everywhere. तो ऐसे में इस मीडियम में जो लाइट है वो ट्रेवल कर सकती है, बिकॉज इसको मीडियम चाहिए। एंड साथ ही साथ स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा कैसे होती है? लोगों ने फिर दूसरा सवाल फायर कर दिया कि सर ठीक है, चलो मान लिया कि अंतरिक्ष में ईथर है और ईथर में लाइट ट्रेवल कर रही है, बट किसी मीडियम में लाइट की स्पीड रिड्यूस होती है, तो ईथर में लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? तो उन्होंने बताया कि देखो सर, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी होता है आपका, है ना, यंग्स मॉड्यूलस ले लो या बल्क मॉड्यूलस ले लो, अपॉन रो। अब उन्होंने कहा कि सर देखिए, बहुत ही ज्यादा इलास्टिक मीडियम है तो ये वाला जो टर्म है वो इंक्रीज कर जाएगा, और बहुत ही डाइल्यूट है, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है वो डिक्रीज कर जाएगा। इन दोनों चीजों के इफेक्ट के कारण जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो इंक्रीजेस वेरी मच। समझ रहे हो? ये मतलब आप देख रहे हो कितनी बेकार बेकार थ्योरीज पहले आती थी, लेकिन गलती उनकी भी नहीं थी। साइंस की इतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी कि लोग वहां जाकर चीजों को देख सकते या फिर ज्यादा रिकॉर्ड कर सकते, ऑब्जर्व कर सकते। तो उन्होंने रैंडमली इस थ्योरी को प्रोपेगेट करवा दिया, और हाइजन की ये थ्योरी लोगों ने मानी इसलिए भी नहीं क्योंकि एक तो ये वाला पॉइंट सबसे बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी था जो ईथर्स थ्योरी था, है ना। ये ईथर्स थ्योरी, जैसे कुछ लोगों को लगता होगा सर ईथर्स थ्योरी कैसे मान सकता है कोई? नहीं मानते हैं, कई सारे लोग इतने नमूने हैं, तो मैं क्या बताऊं कि वो लोग वो थ्योरीज तक को मानते हैं जो थ्योरीज कभी एग्जिस्ट नहीं की हैं, जो थ्योरीज कभी मतलब थी ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्लैट अर्थ सोसाइटी नाम से चीजें चलती हैं, जो लोग मानते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। तो कई ऐसे नमूने मिल जाएंगे आपको दुनिया में जो फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबर्स हैं, वगैरह वगैरह, अलग अलग जगह के मेंबर्स हैं। तो इसीलिए जो ईथर्स थ्योरी हमारी है, इसको भी कुछ लोग मानते थे, अब तो नहीं मानते खैर ऑब्वियसली, बट उस समय मानते थे। अच्छा, अब हाइजन ने अपनी जो थ्योरी थी उसको समझाने के लिए कुछ पहले असम्पशंस बताए, है ना, तो उसको हम हाइजन्स प्रिंसिपल बोलते हैं। हाइजन्स प्रिंसिपल। और ये जो हाइजन्स प्रिंसिपल थे, ये जब लोग एज्यूम करेंगे या एजम्पशंस इनके मानेंगे, तब जाकर ही हाइजन की थ्योरी एप्लीकेबल रहेगी। एक्चुअली में ऐसा होता था। तो हाइजन का कहना था, उन्होंने सबसे पहला एक टर्म डिफाइन किया विच इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। नाउ व्हाट इज वेव फ्रंट? अगर कोई पूछे तो हम सिंपली बोलेंगे कि वेव फ्रंट कई सारे ऐसे पार्टिकल्स का एक लोकस होता है किसी भी मीडियम में जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। अब इसको समझाने के लिए आप ऐसे समझ लो कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर
एक सोर्स लेता हूं, ठीक है, यहां बना देता हूं मैं, यहां एक सोर्स लेता हूं। अब इस सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे जा रही है, यहां ऐसे जा रही है, यहां ऐसे जा रही है, सिमिलरली यहां ऐसे जा रही है, यहां ऐसे जा रही है। अब इसमें यहां भी जा रही होगी। अब इसमें उन्होंने जो सेम टाइप के पार्टिकल्स थे जो सेम फेज में है ना, सेम फेज से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये रहे, देखो, ये वाला पार्टिकल फर्स्ट मैक्सिमा है, फिर फर्स्ट मिनिमा है, तो फर्स्ट मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा, एक पार्टिकल ये हो गया, ऐसे ही एक पार्टिकल ये हो गया, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा, एक पार्टिकल ये, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये जितने भी मैंने डॉट्स बनाए हैं, आप सभी डॉट्स को देखें तो फर्स्ट मैक्सिमा के बाद मिनिमा बने हैं। फर्स्ट मैक्सिमा वाले पॉइंट्स भी ले सकता था, बट वो फिर आपको देखने में मुश्किल हो जाती। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर दूं तो इससे एक शेप बन रहा है ना, जो आपको 2D में सर्कल जैसा दिख रहा है, बट अगर 3D में यही चित्र होता तो आपको ये स्फीयर जैसा दिख रहा होता। तो ये जो सर्कल बना है ना, इसको प्यार से वेव फ्रंट बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को मैथमेटिकली कैसे सॉरी डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो मैं इसको बता देता हूं, इट इज द लोकस ऑफ, it is the locus of all the points in a medium vibrating in same phase। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे आपने देखा है पानी के ऊपर जब हम पत्थर डालते हैं, तो पत्थर जैसे ही हम फेंकते हैं तो कुछ एक चीज है जो बाहर की तरफ ट्रेवल करती है सर्कल्स के रूप में। लेट मी सी, अगर मेरे पास कुछ उसका सोर्स है तो जस्ट वेट। तो मैंने जो पानी जो वीडियो शेयर किया था आपको, हाँ वो वीडियो है, बट ढूंढना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ। मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड यहाँ देखिए, गूगल विल हेल्प यू आउट। शेयरिंग स्क्रीन, इसको देखो, ये जो इमेज दिख रही है ना पानी की, आप इसमें ध्यान से देखो, ये जो सर्कल्स बन रहे हैं ना, ये जो रिपल्स बन रहे हैं, ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा जो है वो उठा हुआ है, और उसके बगल वाला जो है वो दबा हुआ है, फिर अगला है वो उठा हुआ है, फिर दबा हुआ, फिर उठा हुआ है, यानी कि जैसे साइन वेव अपन ने बनाई थी। आप इसमें एक खास बात अगर ऑब्जर्व करें तो ये सारे पार्टिकल्स जो उठे हुए हैं और वो सारे पार्टिकल्स जो दबे हुए हैं, ये एक एक वेव फ्रंट बना रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर वेव फ्रंट बन रहा है, ये एक तरीके से इस वाटर वेव का बन रहा है, जो वाटर वेव है उसका वेव फ्रंट बन रहा है यहाँ पर। तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन और लोकस ऑफ ऑल दी पार्टिकल्स जो सेम फेज में होते हैं। इसी को अगर मैं यहाँ पर चेक करने की कोशिश करूं, जस्ट वेट, आप यहाँ पर अगर इसको एंटर करें, कहीं दिख रहा है कुछ यहाँ? अरे ये तो इस टाइप की इमेजेस आ गई। कुछ अच्छा 3D में होता तो फिर
सही रहता, नहीं ठीक है। नहीं, आई डोंट थिंक। छोटे छोटे कई डायग्राम्स हैं जो चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट जो 3D, अरे 10 मिनट का वो आया है, ठीक है, सब मोम आया है। कहीं है कोई हाँ, नहीं, ठीक है। हम्म, इस टाइप से देख लो, ये जो डायग्राम है, इसमें हालांकि बहुत ज्यादा अच्छा डायग्राम नहीं मिला। जैसे अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये लाइट को हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट करवाएगा। तो ये जैसे ये सारे पॉइंट्स जो हैं जो सेम फेज में हैं, इनको हम लोग वेव फ्रंट्स कह सकते हैं, ठीक है। बट बेसिकली जो वेव फ्रंट से हमें मतलब है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं फॉर पॉइंट सोर्स। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ पर हम लोग देखें कि कोई भी एक पॉइंट सोर्स हमने लिया है, तो उस पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट रेज जो है वो एमिट होती हैं। जैसे ये देखो, ये एक पॉइंट सोर्स है, इसके चारों तरफ ये एक सर्कल बना दिया हमने। ये एक वेव फ्रंट रहेगा, क्यों? क्योंकि मान लो अगर यहाँ पर कोई लाइट वेव जा रही होती, तो ये ऐसा हो सकता था कि इस टाइप का कुछ केस हो जाए। देख रहे हो आप? अब ये हर डायरेक्शन में 3D में प्रोपेगेट कर रही है। अच्छा, सिमिलरली ये अकेला वेव फ्रंट नहीं होगा, देयर विल बी मल्टीपल, ये वाले भी वेव फ्रंट बनाएंगे अपने। तो जैसे मान लो अगर मैंने एक वेव फ्रंट यहाँ बना दिया, तो ये भी एक वेव फ्रंट रहेगा, ठीक है। ये भी एक वेव फ्रंट है। इसके बाद ये वाला भी एक वेव फ्रंट रहेगा, ये रहा। तो लाइट इस वेव फ्रंट के फॉर्म में प्रोपेगेट कर रही है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि ये सब इक्विडिस्टेंट रहते हैं, मतलब ये दो जो गैप है इनके बीच का, ये सेम रहेगा, ये अलग अलग नहीं होगा। क्योंकि ये गैप बताता है कि लाइट की स्पीड, जब लेट अस से कि टी टाइम में अगर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हर टी टाइम में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए ये हमारा एक वेव फ्रंट बन जाएगा। और ऐसे वेव फ्रंट्स को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये कैसे वेव फ्रंट्स है आपके? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। तो जो हमारे पॉइंट सोर्स होते हैं, उनके जो वेव फ्रंट्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, सबसे पहली बात, आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन किए? दूसरी बात, ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए तुमने रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजी थी? आज लास्ट मोमेंट का क्यों वेट कर रहे थे? कल मैंने सभी जिनने मेरे को मैसेज भेजा था उस नंबर से, उनको मैंने ज्वाइन किया। आप लोग क्यों इतना लेट रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीजों को? थोड़ा सिंसियर हो जाओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, मजा नहीं आएगा, समझे? अच्छा, आप सुनो। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए पॉइंट सोर्स की जगह लेट अस से कोई दूसरा सोर्स ले लूं, जैसे हमारे पास और कौन से सोर्स होते हैं? लाइन सोर्स होते हैं एक। अगर मान लीजिए मैंने एक लाइन सोर्स लिया, ये सिलिंड्रिकल, ये रहा लाइन, ट्यूबलाइट जैसा कुछ। अब इससे जब लाइट प्रोपेगेट करेगी, तो वो हर डायरेक्शन में जाएगी। इधर भी जाएगी, 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 इधर भी जाएगी। और इन सभी पॉइंट्स को जो सेम फेज में है, जब मैं ज्वाइन करूंगा, तो उससे मुझे जो वेव फ्रंट मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, जो शेप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसको हम सिलेंडर बोल रहे हैं। तो एक वेव फ्रंट यहाँ मिलेगा, है ना? ठीक है। दूसरा वेव फ्रंट यहाँ मिलेगा, ये रहा जैसे, ये देखो, ये ऐसे गया। अब ये थोड़ा सा इंक टू शेप गड़बड़ कर रहा है, ये रहा। ये रहा, देखो। तो ऐसे वेव फ्रंट को हम लोग सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। तो बेसिकली अगर आप 2D में देखोगे तो सर्कल जैसे ही दिखाई देगा, बट ये वेव फ्रंट जो है वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है। आप समझ पा रहे हो वेव फ्रंट्स क्या है? पहले तो ये बताओ, वेव फ्रंट्स क्लियर हो रहा है या नहीं? व्हाट इज एक्चुअली में वेव फ्रंट है क्या, ये तो पहले आपको क्लियर होना चाहिए। कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा ये जो सोर्स है, ये इस टाइप का लीनियर सोर्स हो जाए, जैसे कि यहाँ बनाया है, ठीक है, दिस इज अ लीनियर सोर्स। तो लीनियर सोर्स से ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं। पॉइंट सोर्स, ये जो सोर्स था हमारा, इसको हम लिखेंगे पॉइंट सोर्स।
पॉइंट सोर्स से बनता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए कि प्लेन सोर्स ले लूं, प्लेन सोर्स यानी कि इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, तो अगर इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो उस केस में जो वेव फ्रंट हमारे सामने बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा ऐसा। ये लाइट ऐसे प्रोपेगेट कर रही है, ये जा रही है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, दिस इज प्लेन वेव फ्रंट, समझे। ये है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए हमारा जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पर होना चाहिए। तो इसके लिए सोर्स एट इन्फिनिटी, ठीक है। सोर्स अगर इन्फिनिटी पर है तो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे आपके, प्लेन। आप समझ पा रहे हो वेव फ्रंट्स क्या है। सबसे पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज अ वेव फ्रंट। तो बेसिकली फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको कि वेव फ्रंट वो सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, या वो सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। उनको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं, जो सभी सेम फेज में होते हैं, जो जिनका फेज सेम रहता है, टाइम भले अलग अलग हो लेकिन उनका टोटल फेज जो है वो सेम रहना चाहिए। तो ऐसे सभी पार्टिकल्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग वेव फ्रंट का नाम देते हैं, ठीक। सेकंड उनका जो एजम्पशन था वेव फ्रंट के बाद, जो उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल था, वो सेकंड एजम्पशन था कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट is always perpendicular to the wavefront. The direction of propagation of light wave is always perpendicular to the wavefront. So the direction of propagation of light is always perpendicular to the wavefront. ठीक है। ये एक इनका सेकंड पॉइंट था जो इनको पता होना चाहिए था, या जो इन्होंने एज्यूम किया था एक तरीके से। उनके एजम्पशंस के हिस्से हैं ये, जो जो चीजें हम देख रहे हैं ना, ये उनके एजम्पशंस हैं। क्योंकि जिस जिस एजम्पशन को पहले पहले क्या होता था, थ्योरीज जब वो लोग बनाते थे लोग, तो वो थ्योरीज उसी बेसिस पर बनाते थे जिस बेसिस पर उनके कुछ एजम्पशंस हम मानते हैं। जैसे आपने याद होगा केटीजी पढ़ी थी हमने, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो हमने सबसे पहले ये डिफाइन किया था कि जो आइडियल गैसेज होते हैं हमारे, उनका एजम्पशन क्या है ना, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैसेस। तो जो एजम्पशंस होते हैं आइडियल गैसेस के, उसी के बेस पर उन्होंने वो थ्योरी बनाई थी, करेक्ट। तो ऐसे ही अलग अलग थ्योरीज को बनाने के लिए कुछ एजम्पशंस हैं जिनको हम मानते हैं, और फिर उन एजम्पशंस के हिसाब से हम चीजों को डील करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने सेकंड एजम्पशन क्या लिया है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ले रहा हूं इस टाइप से, ये दूसरा सर्कल है, तो सेंटर से जो लाइट प्रोपेगेट करेगी या वेव प्रोपेगेट करेगी, लाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, वेव। तो अगर वेव फ्रंट सर्कुलर बन रहा है, कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है, तो ये लाइट के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन या वेव के चलने का डायरेक्शन जो है वो हमेशा इन वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होगा। लाइट ऐसे जाएगी, लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दीज वेव फ्रंट्स। ऐसे ऐसे वेव चल रही है ये, यानी वेव का प्रोपेगेशन हमेशा वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर हो रहा है। थोड़ा भावनाएं समझ जाना बस चित्रकारी में। ये देखो इस टाइप से, सो वेव इज प्रोपेगेटिंग ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट्स। तो अगर मान लीजिए मैं ऐसा वेव फ्रंट दे रहा हूं आपको, ये रहा देखो, तो ये कौन से वेव फ्रंट्स हैं आपके, ये प्लेनर वेव फ्रंट्स हैं। हर कोई जानता है दीज आर, अभी अपन ने देखे थे प्लेनर वेव फ्रंट्स। तो अगर ऐसा प्लेनर वेव फ्रंट दिया गया है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि जो लाइट है हमारी वो इसके परपेंडिकुलर प्रोपेगेट कर रही है, यानी लाइट कुछ ऐसे चल रही है, ये रही, ऐसे जा रही है, ये रही लाइट, लाइट इज ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन। अबे कुछ भी बन जाता है ये,
ऐसे चल रही है। लाइट रे अगर इस तरीके से चल रही है तो ये हमारे परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट, यानी ये हमारा वेव फ्रंट है और ये हमारी वेव है। ठीक है, सो वेव इज ऑलवेज ट्रेवलिंग